गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनिल कुशवाहा। आज आपके सामने बीएड का चौथा पेपर टॉपिक वैधता को हमने उठाया है यहाँ पे। और आज हम सर्वप्रथम आपको वैधता लीगलिटी का अर्थ आपको बताएंगे कि इसे लीगल रूप से लीगलिटी होती क्या है। ये आपके बीएड में जो परीक्षण की बात जब होती है तो उसके अंतर्गत हम हमेशा कोई भी परीक्षण जब हम करते हैं तो उसमें हमें विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और मानक, इन चार महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसा कोई भी वर्ष या ऐसी परीक्षा नहीं होती है बीएड की जिसमें जो है इन चारों में से किसी एक के विषय में न पूछता हो। तो यह निश्चित है कि इसमें से किसी न किसी एक के विषय में छोटा या बड़ा क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। तो हम यहाँ पे वैधता के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि उपलब्धि का मापन जब हम करते हैं तो उपलब्धि का मापन करने के लिए, व्यवसाय के लिए, जब भी हम किसी भी वस्तु के उपलब्धियों का मापन करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं, व्यक्तियों का चयन करने के लिए या फिर छात्रों के भावी सफलता का अनुमान लगाने के लिए परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। परंतु परीक्षण के इस अनुप्रयोगों के समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या प्रयोग में लाया जाने वाला परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। निसंदेह कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जो अपने उस उद्देश्य की पूर्ति सफलतापूर्वक नहीं करते जिसके लिए उन्हें प्रयुक्त किया जा रहा है। ऐसे परीक्षणों को अवैध परीक्षण, इनवैलिड टेस्ट कहते हैं। जब परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है तब ही उसे वैध परीक्षण यानी वैलिड टेस्ट कहते हैं तथा परीक्षण की इस विशेषता को वैधता कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को हम वैलिडिटी कहेंगे। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जब परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है तब हम उसे एक वैध परीक्षण मानेंगे तथा परीक्षण की इस विशेषता को वैधता कहते हैं। वैधता किसी भी परीक्षण की एक अत्यंत आवश्यक विशेषता होती है। अब हम यहाँ पे वैधता की परिभाषा की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब परिभाषा की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वैधता क्या है, इसको किन शब्दों में ठीक ढंग से व्यक्त किया जा सकता है और वैधता की सीमा को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। ये सभी काफ़ी जटिल प्रश्न हैं। परीक्षण विशेषज्ञ भी वैधता के अर्थ व इसे ज्ञात करने की विधियों पर एक मत आज तक नहीं हो पाए हैं। इसमें भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम परिभाषा को अगले स्लाइड में देखेंगे कि परिभाषाएं क्या हैं। तो हम सर्वप्रथम क्रॉनबैक के अनुसार देखते हैं कि वैधता की परिभाषा क्या है। तो क्रॉनबैक महोदय ने कहा है कि वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। यानी क्रॉनबैक महोदय कहते हैं कि वैधता वह सीमा है, यानी वैधता हम उसे कहते हैं जो परीक्षण क्या वही मापता है। यानी हम यहाँ ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या परीक्षण वही माप रहा है, यानी जिसके लिए हम परीक्षा लेना चाहते हैं क्या हमें उससे वही प्राप्त होता है या उसका उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसका निर्माण किया गया है। यदि किया गया है तो वह वैध परीक्षण कहलाएगा। फ्रीमैन के शब्दों में वैधता सूचकांक उस मात्रा को व्यक्त करता है जिस मात्रा में परीक्षण उस लक्ष्य को मापता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। गैरेट महोदय के अनुसार किसी परीक्षण या किसी मापन उपकरण की वैधता उस यथार्थता पर निर्भर करती है जिससे वह उस तथ्य को मापता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। गुलिक्सन महोदय ने भी इसे परिभाषित करने का कार्य किया है और इनकी परिभाषा काफ़ी छोटी परिभाषा है। इनकी ये कह रहे हैं कि वैधता किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंध है। आर्यन थॉर्नडाइक महोदय ने भी इसे परिभाषित किया। उन्होंने कहा है कि कोई मापन विधि उतनी ही वैध है
जितनी वह उस कार्य में सफलता के लिए किसी मापन से संबंधित है जिसके पूर्व कथन के लिए वह प्रयुक्त हो रही है। इसके अतिरिक्त भी और भी परिभाषाएं हैं जिसे हम देख सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड में तो बनाया नहीं गया है, परंतु हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। कुछ अन्य विद्वानों ने भी परिभाषित करने का कार्य किया है। जैसे यहाँ पर जो परिभाषा है हम देख सकते हैं। कुछ अन्य विद्वानों ने भी परिभाषित करने का कार्य किया है। जैसे कि गैरेट के अनुसार गे महोदय ने, यहाँ पे हम वर्णन करना चाहेंगे, गे महोदय ने परिभाषित करने का कार्य किया है और उन्होंने कहा है कि वैधता से तात्पर्य उस मात्रा डिग्री से है जहाँ तक परीक्षण उसे मापता है जिसे उसे मापने की कल्पना की जाती है। चैपलिन महोदय भी एक विद्वान है, उन्होंने भी वैधता को परिभाषित करने का कार्य किया है और उनके अनुसार वैधता किसी मापन यंत्र का वह गुण है जिसमें वह उसी चीज़ का मापन करता है जिसे प्रयोजन के लिए उसे बनाया गया, यानी जिस प्रयोजन के लिए उसे बनाया गया वह उसी का मापन करता है। इना स्टेसी महोदय ने भी परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि परीक्षण की वैधता से तात्पर्य इस बात से होती है कि परीक्षण क्या मापता है, वो कितनी बारीकी से मापता है। तो इस तरह से गैरेट महोदय भी इसको परिभाषित करते हैं। गैरेट महोदय ने 1959 में अपनी परिभाषा दी और उन्होंने कहा किसी परीक्षण अथवा किसी मापन उपकरण की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि किस शुद्धता से वह उस गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। यहाँ पे हम परिभाषाओं की व्याख्या कर लेते हैं। सभी परिभाषाओं को यदि हम देखते हैं तो उसे देखने के बाद हम एक सामान्य निर्णय निकालते हैं और उसे हम कह सकते हैं कि परीक्षण वैधता परीक्षण के द्वारा मापने के उद्देश्यों या कार्यों की पूर्ति की सीमा को बताती है। परीक्षण की वैध मापन की स्थिर त्रुटि से संबंध रखती है। परीक्षण की वैधता बताती है कि किसी परीक्षण पर प्राप्त अंक किस सीमा तक स्थिर त्रुटियों से मुक्त हैं। यदि स्थिर त्रुटियां अधिक होती हैं तो परीक्षण की वैधता कम होती है तथा स्थिर त्रुटियां कम होती हैं तो परीक्षण अधिक वैध होते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि जब परीक्षण प्राप्त अंक किस सीमा तक स्थिर त्रुटियों से मुक्त होती है, कहने का मतलब यह है कि यदि स्थिर त्रुटियां अधिक होती हैं तो परीक्षण की वैधता कम होती है और यदि स्थिर त्रुटियां कम होती हैं तो परीक्षण को अधिक वैध माना जाता है। कोई परीक्षण कितनी शुद्धता से अपने उद्देश्यों को पूरा करता है या वांछित गुण का मापन करता है, वह परीक्षण उसी सीमा तक वैध मानी जाती है। यहाँ पर स्पष्ट दिख नहीं रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे कुल मिलाकर के काइंड्स ऑफ वैलिडिटी ऑन द बेस ऑफ टेस्टिंग सिचुएशन यानी क्या कहते हैं इसको, ये आपका वैधता के प्रकारों का विभाजन यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जो प्रकार हैं उनका विभाजन अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे यह प्रथम विभाजन जो है कार्नबैक महोदय का दिखाया गया है और कार्नबैक महोदय ने वैधता को 4 प्रकार से, वैलिडिटी का जो टेस्टिंग का जो बेस होता है उसके आधार पर इसको 5 भागों में बांटने का कार्य किया गया है।
इसको क्रनबर्ग महोदय ने 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 पूर्व कथनात्मक वैधता, दूसरा विषयगत या हम इसको विषय वस्तु वैधता भी कहते हैं, तीसरा है समवर्ती वैधता, चौथा संरचनात्मक वैधता। दूसरा जो है फ्रीमैन महोदय हैं, उन्होंने जो है इसे निम्न 4 भागों में बांटने का कार्य किया है और उन्होंने बताया है कि प्रथम प्रकार बताया है संकार्यात्मक वैधता, दूसरा कार्यात्मक वैधता, तीसरा अवयवात्मक वैधता और चौथा रूप वैधता। इस तरह से उन्होंने इसको 4 भागों में बांटने का कार्य किया है। अनातेस्ती महोदय ने भी वैधता को निम्न प्रकारों में विभाजित किया है। इनके आधार पर इन्होंने भी इसे 4 वर्गों में ही विभाजित किया है। इनका पहला वर्ग है ये आपका रूप वैधता, दूसरा विषयगत वैधता, तीसरा अवयवात्मक वैधता और चौथा अनुभाविक वैधता। पुनः जॉर्डन महोदय ने भी वैधता को 2 भागों में बांटा है, मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। वैसे तो उन्होंने इसको 7 वर्गों में रखा है। तो जॉर्डन महोदय ने सबसे पहले इसे 2 महत्वपूर्ण भागों में बांटा है। इसमें पहला भाग है आंतरिक वैधता और ये दूसरा है यहाँ पे ये आपका हो जाएगा बाह्य वैधता। पुनः आंतरिक वैधता को इन्होंने 3 वर्गों में बांटने का कार्य किया है। नंबर 1 आपका है संक्रियात्मक वैधता, ये हो गया संक्रियात्मक वैधता। नंबर 2 रूप वैधता, नंबर 3 विषयगत वैधता और नंबर 4 अवयवात्मक वैधता। दूसरी तरफ ये 4 जो थे ये आंतरिक वैधता इंटरनल वैलिडिटी है। दूसरी उन्होंने एक्सटर्नल वैलिडिटी बताई। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी इन्होंने 3 रूपों में बताया है। पहला पूर्व कथनात्मक वैधता, दूसरा संरचनात्मक वैधता और तीसरा समवर्ती वैधता। ये थोड़ा वीडियो लंबा है क्योंकि हमने एक ही टॉपिक के अंतर्गत पूरे वैधता के हर एक चीज़ को ख़त्म करने का प्रयास किया है ताकि सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में आ जाए। तो थोड़ा आप धैर्य के साथ इस वीडियो को देखते रहें और चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेते रहें, इसका नोट्स भी बनाएं क्योंकि ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे हेल्मस्टेडर ने वैधता को 3 मूल प्रकारों में बांटा है। इनके 3 मूल प्रकार जो हैं वो है विषयगत वैधता, आनुभाविक वैधता और अन्वय वैधता। लगता है एक और है इनका प्रकार, देख लेते हैं। नहीं, 3 ही प्रकार में बांटा इन्होंने, विषयगत वैधता, आनुभाविक वैधता और अन्वय वैधता। इसके बाद हम यहाँ पे एक एक करके विविध प्रकार के वैधताओं के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला विभाजन विषय वस्तु वैधता। सामान्य रूप से इसे कुछ वर्गों में विभाजित किया गया है। हम इसको बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पहला बिंदु है विषय वस्तु की वैधता या विषयगत वैधता इसको हम कहते हैं। तो इसमें विषयगत वैधता यहाँ पे दिया गया है, इसे पाठ्यक्रम वैधता भी कहते हैं। हालांकि हम विषयगत वैधता को कई अनेक नामों से जानते हैं, जैसे सुसंगत वैधता, आंतरिक वैधता, वित्तीय वैधता, प्रतिनिधित्व वैधता और तार्किक वैधता के भी विभिन्न नामों से इसको पुकारा जाता है। इसे हम पाठ्यक्रम वैधता भी कहते हैं। इस प्रकार की वैधता उपलब्धि परीक्षण में देखी जाती है। हम जब भी किसी प्रकार की उपलब्धि का परीक्षण करते हैं तो उसमें इसी तरह की वैधता पाई जाती है जिसे हम विषयगत वैधता के नाम से जानते हैं। यदि परीक्षण के प्रश्न या पद पाठ्यक्रम पर आधारित हों तथा प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम के प्रत्येक अंश से चुने गए हों तो वह परीक्षण वैध कहा जाता है। विषय वैधता स्थापित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें मुख्य रूप से समझना चाहिए। इसमें आपका जो पहली बात है
वो ये है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्न होने चाहिए, यानी कि इस परीक्षण में हम जब प्रश्नों को शामिल करते हैं तो वो संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित होने चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण है, पाठ्यक्रम का कोई भी भाग छूटना नहीं चाहिए, यानी इस तरह के परीक्षण को बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम का कोई भाग छूटने न पाए, यानी हम प्रश्न को इस ढंग से बनाएं कि पाठ्यक्रम का सारा भाग इसमें सम्मिलित हो सके। तीसरा इसका है, पाठ्यक्रम के प्रत्येक भाग को उतने ही भार या महत्व मिलना चाहिए जितना आवश्यक है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि पाठ्यक्रम में हम उतने ही भाग को महत्व देंगे जितना उसके लिए आवश्यक हो। ऐसा नहीं कि किसी भाग को बहुत ज़्यादा रख दें और किसी भाग को बहुत कम रखें। इसके बाद जो है, प्रश्नों की भाषा, उसका कठिनाई स्तर छात्रों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए, यानी जब भी हम परीक्षण बनाएंगे तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना होता है विषय वस्तु परीक्षण या विषयगत परीक्षण में वैधता में यह ध्यान रखना है कि जो भी भाषा का हम प्रयोग करें प्रश्न का निर्माण करते समय, वो भाषा और उसका जो कठिनाई स्तर है वो हमेशा छात्रों के अनुकूल होना चाहिए, यानी छात्रों के स्तर को ध्यान में रख करके बनाया जाना चाहिए। अंतिम और महत्वपूर्ण बात है विषयगत वैधता में कि किसी परीक्षण की विषय वैधता या पाठ्यक्रम वैधता ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर लिया जाए, अर्थात उसे प्रकरणों एवं उप प्रकरणों में विभक्त कर लेना चाहिए। इसके उपरांत परीक्षण में सम्मिलित प्रश्नों, पदों का मिलान, पाठ्यक्रम के प्रकरण एवं उप प्रकरण, सिद्धांत, संप्रत्यय आदि से करना चाहिए। इसके साथ साथ परीक्षण पदों को उपरोक्त चारों कसौटियों पर चारों कसौटियां क्या है, उपकरणों यानी उप प्रकरणों, सिद्धांतों, संप्रत्ययों और जो हमारे प्रश्नों के पद हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रकार की उपलब्धि परीक्षण को क्या कहते हैं, चारों को ध्यान में रख के हमें कसौटियों पर इनको जांच कर लेना चाहिए। और इस प्रकार के जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं उन्हें पाठ्यक्रम वैधता की जांच की जाती है। दूसरा है रूप वैधता। रूप वैधता इसे हम फेस वैलिडिटी भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको फेस वैलिडिटी कहते हैं। जब हम रूप वैधता की बात करते हैं तो इस प्रकार की वैधता परीक्षण के प्रश्नों के रूप में देखकर ही ज्ञात की जा सकती है। प्रायः उपलब्धि एवं व्यक्तित्व में रूप वैधता ज्ञात की जाती है। इस प्रकार की वैधता केवल परीक्षक पदों के रूप में या प्रकृति को देखकर मालूम कर लेता है। उदाहरणार्थ, गणित के उपलब्धि परीक्षण के प्रश्नों की विषय वस्तु, भाषा एवं रचना को देखकर यह ज्ञात हो जाता है कि ये गणित से संबंधित है या नहीं। विज्ञान के उपलब्धि परीक्षण के रूप में देखकर बताया जा सकता है कि यह विज्ञान के ही परीक्षण हैं। इसमें विज्ञान संबंधी तथ्यों, संप्रत्ययों, सिद्धांतों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। एनोतोस्ती के अनुसार रूप वैधता का तात्पर्य इस बात से नहीं है कि परीक्षण द्वारा क्या मापन किया जाता है, बल्कि इससे है कि परीक्षण किस चीज़ का मापन करने वाला प्रतीत होता है। यानी आप कह सकते हैं कि रूप वैधता का मतलब है कि प्रथम दृष्टया हम परीक्षण को देख करके यह प्रतीत कर लेते, यह अनुमान लगा लेते हैं कि ये मापन किस चीज़ को मापने वाला है। और जब हम ऐसा